सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। कश्मीरियों को जानों के नजराने पेश करते 76 साल गुजर गए, लेकिन आलमी मुनसिफों के कान पर फिर जूं नहीं रेंगी। कश्मीरी आज भी अपने हक़ खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। भारत के गासिबाना कब्जे के 76 साल मुकम्मल होने पर आज पाकिस्तानी और दुनिया भर में मौजूद कश्मीरी यौम स्याह मना रहे हैं। ये यौम स्याह आलमी ताकतों और इदारों के मुंह पर एक तमाचा है और मुर्दा ज़मीरों को झंझोड़ने की एक कोशिश है। इन 76 सालों में भारत और इसकी दरिंदा सिफ्त फौज ने वहशत और बर्बरियत दरिंदगी का हर हरबा आजमा कर देख लिया। जबरी गुमशुदगियाँ, गिरफ्तारियाँ, मावराए अदालत कत्ल और बहिमाना तशद्दुद के जरिए कश्मीरियों को दबाने की कोशिश की गई, कोई कसर नहीं छोड़ी गई। 5 अगस्त 2019 को इंतहा पसंद मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत भी मनसूख कर दी, मगर कश्मीरियों का हौसला फिर नहीं तोड़ सका। जब जब लगा कि भारत ने कश्मीरियों को दबा लिया है, बुरहान वानी जैसे कश्मीरी सबूत अपनी जान के नजराने पेश करके भारत की गलतफहमी दूर करते रहे हैं। लेकिन सवाल तो उस अज़ली हक़ खुद इरादियत का है जिसका वादा अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे में 7 दिहाइयों से मौजूद है। जैसे मसला फ़लस्तीन की वजह से मशरिक़ वुस्ता में अमन का ख्वाब पूरा नहीं हो रहा, ऐसे ही मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर एशिया में बक़ाए अमन नामुमकिन है। एक न एक दिन कश्मीरी अपना हक़ खुद इरादियत लेकर रहेंगे। आज़ादी का सूरज तुलू होकर रहेगा और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे चलकर इस पर मज़ीद बात करेंगे। फिलवक्त पाकिस्तान की सियासत में क्या होने जा रहा है, इससे आगाज़ करते हैं। जहांगीर खान जदून साहब माहिर कानून हैं और आमिर ज़िया साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ हैं। जहांगीर जदून साहब, इस वक्त जिस तरह से हम देख रहे हैं, चाहे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हों, वो कह रहे हैं तमाम मुश्किलात हमारी हल हो जाएंगी, नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे। ये एतमाद किस तरह से सर आ जाता है हमारे सिस्टम में? 4 साल पहले हम ये कह सकते थे बड़े वसूख से कि जी मियाँ साहब के लिए कोई रिलीफ नहीं है, हर जगह उनके लिए सज़ाएं हैं। आज आपको, मुझे, आमिर ज़िया साहब को, बच्चे बच्चे को पता है कि जी अब मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए सब रास्ते क्लियर हैं। तो ये सिस्टम कैसे हमारा वर्क करता है? कानूनी तौर पर इसमें कुछ समझ आ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें, सिस्टम तो जिन्होंने बनाया है वो अपने हालात के मुताबिक इस सिस्टम को चला रहे हैं और चलाते रहेंगे सिस्टम को। बात यह है कि अगर आप समझना कि सिस्टम 1917-18 में किस तरह फंक्शन कर रहा था, तो कोर्टों ने किस तरह सजा दी, किस तरह केस बनाए गए, तो वो पहले अगर थोड़ा सा और पीछे हिस्ट्री में 20 साल चले जाएं तो तैयारा हाईजैकिंग केस में जज को ये डायरेक्शन थी कि जाफरी साहब बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज बने कि इनको हर सूरत डेथ पेनल्टी देनी है, डेथ की सज़ा देनी है। तो उस टाइम फिर कोई थोड़ा सा स्टैंड लिया, उसने कहा जी डेथ तो अब बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो लाइफ इम्प्रिजमेंट देते हैं। फिर आपने देखा लाइफ इम्प्रिजमेंट किस तरह ख़त्म हुई। तो ये तो पाकिस्तान की तारीख़ है कि जब पोलिटिकली विक्टिमाइजेशन के लिए केस बनाए जाते हैं तो उसमें फिर जेन्युइन जो केस अगर बनता भी हो किसी के ख़िलाफ़ तो वो सियासत की नज़र हो जाता है। तो ये भी वही रिप्लाई का है, पिछले कई सालों का बनते टूटते केसेस। फिर आगे अब 2017 में जब उन्होंने कहा जी इनको लपेट करें, ख़त्म करें, बस काफ़ी हो गए, तो किस तरह फिर जुडिशरी ने आपने देखा है मिल के तो मॉनिटरिंग जज बना दो, 3 रेफरेंस फाइल कर दो, बेटे से तनख्वाह नहीं ली, डिस्क्वालीफाई कर दो। तो अब उन चीज़ों को मेरे ख्याल में रिवर्स उन्होंने सोचा है कि ये हमने गलती की थी उस वक्त। जो सिस्टम तो वही है, बंदे एक चला जाता है दूसरा आता है, लेकिन जो वो सिस्टम चलाने वाले उनका सिस्टम मजबूत भी है, वो उसी तरह चल रहा है। लेकिन जहांगीर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल जस्टिस काजी फाइजा ईसा साहब थे, आज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी हैं? नहीं, देखें ना, अगर हम तो नहीं कहते किसी के खिलाफ अगर कोई चीज़ ना बनती हो तो वो आप बनाएं, वो बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी। कोई भी चाहे वो मुजाहिर नकवी हो, काजी फाइजा हो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जो भी बंदा हो, आप उनमें हो, अगर देखें ना उसके अंदर आपके मोटिव पीछे कोई और हैं और केस आप जो है वो बनता नहीं है, तो वो फिर बड़ी ज्यादती होती है बंदे के साथ भी। उसको सफ़र करना पड़ता है, बिहाइंड द बार जाता है, उसकी मतलब पूरे कैरियर पे स्टिग्मा लगता है, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो कोई फौजी अफसर हो या सिविल अफसर हो। उसको जब आप अंदर करते हैं या उसको मतलब आप जेल के सलाखों के पीछे निकलते हैं तो फिर उसमें बड़े प्रॉब्लम रेज होते हैं। उसकी तमाम फैमिली की लाइफ, अपनी लाइफ तबाह हो जाती है। फिर उसके बाद उसको अगर आपने रिस्टोर कर दिया, अगर आपने मतलब किसी न किसी तरह से वो बच के निकल गया,
तो बहुत डैमेज हो जाता है, फिर वो मतलब उस डैमेज को कंट्रोल या कंपनसेट नहीं किया जा सकता। तो मेरा तो अपना ज़ाती व्यू है कि अगर केस नहीं बनता हुआ लॉ के मुताबिक, उसके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस नहीं है, प्रोसिक्यूशन नहीं है, तो फिर जो लोग केस बनाते हैं उनको थोड़ा सा इस पे अपने चीज़ों पे गौर करना चाहिए और मास पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, विच हंटिंग या किसी बंदे को अपने रास्ते से रिमूव करने के लिए केस नहीं बनाना चाहिए। तो ये जो बात फरमा रहे हैं जहांगीर साहब, आमिर ज़िया साहब, इसमें तो फिर ये नज़र आता है कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब पर बड़ा इतराज़ था कि नैब के कर्ता धर्ता वो थे। मैं देख रहा था हनीफ अब्बासी साहब ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बात की, जी मेरे खिलाफ जितने केसेस हैं वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बनवाए, जबकि उस वक्त तो वो प्राइम मिनिस्टर ही नहीं थे। और मियाँ साहब की अगर बात करें तो तब भी जो उनके खिलाफ केसेस बने पनामा वगैरह का, उस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तो वो किस तरह से बनवा सकते थे। लेकिन अब सब तोपों का रुख उनकी तरफ है कि जनाब सब उन्होंने किया। और अब जब नैब की हम देख रहे हैं कि बिल्कुल एक डिफरेंट एटीट्यूड है, तो ये भी नहीं देखा जा रहा कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ जाता है अगर रेफरेंस तो वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन मुज़ाहिर इब्न नक़वी साहब के नोटिस हो जाते हैं। तो अगर कोई कसूरवार ठहराया जाता है, मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ, जिस तरह जहांगीर साहब भी फरमा रहे हैं कि जी पुराने केसेस गलत थे, लेकिन जो बनाते हैं वो उनके खिलाफ कुछ नहीं, नए वही लोग हैं, सियासतदान है या आज कोई पॉपुलर है तो वो भुगतेगा आप केस। ये तो समझ देखिए, मैं और आप तो ये फैसला नहीं कर सकते कि वो केस जो बने, मुकदमात जो कायम हुए वो सही थे दुरुस्त थे, ये तो फैसला अदालतों ने करना है और वही करती भी हैं। सवाल जो बुनियादी है कि जब हमारे इदारे, और फिर होते हैं ना कि नैब जैसे इदारे पे लोगों का, बहुत सारे लोग बड़ी उम्मीद लगा के रखते हैं कि जी ये बदउनवानी के ख़िलाफ़ जंग में कहते हैं ना कि सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेंगे, उसके अंदर एक वैनगार्ड होंगे, तो लोग फिर वो मायूस होते हैं कि जनाब इस मुल्क में करप्शन से कौन लड़ेगा। और ये फिर सवाल होता है कि अगर भाई सारे ही केसेस जो थे वो गलत थे, जैसे कि नून लीग दावा कर रही है, तो उसका मतलब है फिर वो केसेस बने क्यों, और इस मुल्क में करप्शन करता है तो कौन करता है। तो क्या पाकिस्तान जो है वो बड़े नेकूकार अफराद का मुल्क है कि जहाँ पे ऊपरी सतह पे करप्शन होते ही नहीं, और वो जो करप्शन होती है बेचारा क्लर्क थोड़े से पैसे ले लेता है, वो पुलिस वाला रोड पे खड़ा होकर थोड़ी सी रिश्वत ले लेता है, तो इसी लेवल पे करप्शन होती है, कहीं और होती है। तो अब जो तासुर मिल रहा है कि जिस तरह से मतलब केसेस हो सकते हैं कि गलत केसेस हों, मैं इस पर डिस्प्यूट नहीं कर रहा, लेकिन इससे जो है हमारा निज़ाम अदल भी और जो तहकीकात का निज़ाम है वो भी, वो कहते हैं ना कि प्रोसिक्यूशन हो, इन्वेस्टिगेशन हो, कुछ भी हो, वो तमाम का तमाम उस पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। जो लोगों का जो इत्मीनान है उससे मजरूह होता है, इन इदारों पे भी मजरूह होता है, फिर वो कहते हैं कि जनाब ये है क्या, हो क्या रहा है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा उसामा कि जो केसेस बने थे, जो मुझे याद है कि जरदारी साहब के खिलाफ जो केसेस बने थे या पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ बने थे, वो ज़्यादातर नून लीग के दौर में बने थे। उसी तरह जो नून लीग के लोगों पे बने थे वो पीपल्स पार्टी के दौर में बने थे, मुशर्रफ साहब के दौर में बने थे, हो सकता है कि इमरान खान साहब के भी दौर में जब वो आए 3.5 बरस में वो भी बने हों, लेकिन ज़्यादातर ये पुराने केसेस हैं। और इन पुराने केसेस में जब लोग चाहते हैं कि जान पड़ जाती है और एकदम फिर जान निकल भी जाती है, तो बड़ा वो कहते हैं कि हम सब हैरान ही हो सकते हैं इसके ऊपर, और क्या कह सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि गलत केसेस से तो बड़ा जुल्म हुआ, बड़ी ज़्यादती हुई, और अगर मतलब है कि दुरुस्त केसेस थे उसके बाद ये ढील दी जा रही है, तब भी जुल्म हो रहा है, तब भी ज़्यादती हो रही है, तो इन जुल्म असल में हुआ कहाँ पर है। तो बतौर सहाफ़ी तो मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मुझे एक बात पता है कि इस मुल्क में लूट मार तो बहुत हुई है। इस मुल्क को लूटने वालों ने हाथों से भी लूटा, पैरों से भी लूटा, जहाँ जिसको मौका मिला ज़िबा किया। उसके नतीजे में देखें कि रियासत पाकिस्तान गरीब हुई, अवाम गरीब हुए, लेकिन वो जो साहिब इक़्तिदार तबका है, हमारी हुक्मरान शराफिया है, वो अमीर से अमीर होती चली गई, उनके कारोबार भी फैले, उनकी जायदादें भी बनी, बैरून मुल्क में भी माशाल्लाह उनकी जायदादें हैं। तो कैसे हो गई ये, और ये क्या वजह है कि जनाब स्टील मिल बंद हो जाती है लेकिन जो आपकी अपनी कंपनीज हैं वो बड़ा फ्लरिश कर रही होती हैं, PIA बैठ जाती है लेकिन निजी जो एयरलाइंस हैं वो बड़ा मतलब हवा में उड़ती फिर रही हैं, कौन जिम्मेदार है इनका। बिल्कुल सही। तो ये जब तक हमें इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे उसामा साहब, दुख के साथ कहना पड़ता है कि बड़ा मतलब है कि ये जो कुछ हो रहा है वो मेरे ख्याल में लोगों के एतमाद को और मजरूह कर रहा है और पाकिस्तान के अवाम को मायूस कर रहा है। बिल्कुल, मायूसियाँ दूर होनी चाहिए उसी वक्त होंगी कि जब इंसाफ हो रहा होगा। बिल्कुल सही। जहांगीर साहब, इंसाफ का मतलब ये होता है कि जी कानून सबकी नज़र में बराबर होना चाहिए और नज़र भी आना चाहिए, लेकिन अभी तो एक नज़र आ रहा है कि मैं मिसाल देता हूँ कि लोगों पर बड़े सीरियस चार्जेस कि उन्होंने जनाब 9 मई के वाक़यात में बहुत आगे थे वो लोग, और जनाब इश्तिहारी थे, मफरूर और इस तरह से मतलूब थे। अगर वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या IPP एक नई जमात बनी है उसमें चले जाते हैं तो उसके बाद हमें कोई केस कहीं नज़र नहीं आता, लेकिन अगर नहीं करते तो वो केस चलते रहते हैं। तो एक परसेप्शन बन रहा है कि या आप नून लीग को ज्वाइन कर लें
नहीं तो आप IPP में चले जाएं। तो ये तरीका है जिस तरह आप देख रहे हैं कि अब ये एक परसेप्शन बन रहा है कि जी मियाँ साहब के रास्ते अब सारे साफ हो रहे हैं और उनको उनके लिए इक़्तिदार का रास्ता खुल रहा है। तो इससे ज़ाहिर है कि एक सोच तो पड़ती है कि कानून में ये नहीं है कि जी सही और गलत, आप किस तरफ खड़े हैं ये मैटर करता है। नहीं, ये बात आपकी किसी हद तक बिल्कुल ठीक है। देखें, अब अगर आपने 9 मई का फेयर ट्रायल करना है जिसको अक्रॉस द बोर्ड तमाम लोगों ने कंडेम किया है कि ये ऐसा वाक़या था जो नहीं होना चाहिए था और जिन लोगों ने किया है वो इसमें इन्वॉल्व है, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। अब ये ज़्यादा बहस है कि सज़ा कौन सी कोर्ट दे, कौन सा फोरम दे या किस तरह साबित करें केस। लेकिन एक बात तो सामने है कि अगर आप एक एजेंसी या कोई पहले ये आके कहती है जी कि ये फलाना बंदा मुलव्वस है और वो आके अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वो उसमें फिर ड्राई क्लीन हो जाता है, पाक हो जाता है, ये निज़ाम जो है इंसाफ तो इसमें है ही नहीं है। लेकिन ये लोग करते हैं तो फिर वो उस वाक़े के जो सिंपथाइज़र हैं या जो हम लोग कहते हैं सजा दे, फिर उनका भी ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा कि फिर तो वो जो मैंने अभी पहले बात की है फिर तो वही बात आ जाएगी कि आप किसी भी केस को, इस तरह के केस को इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जो लोग कर रहे थे, बगावत आप कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, फिर तो वो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के डोमेन में चला जाएगा। अगर आप एक बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, आप उसको छोड़ते हैं या उसको किसी खास पोलिटिकल पार्टी का इंडिकेशन दी जाती है कि आप ये ज्वाइन कर लें। नून लीग में तो मेरा हाल अभी तक कोई ज्वाइन नहीं हुआ, नहीं इसको कहते हैं कि नून लीग ज्वाइन करो। वो अभी जो पाकिस्तान को इस्तेकाम वाली पार्टी मिल रही है उसमें कहते हैं कि आप चले जाएं। तो ये फिर मैंने अभी कहा है ना, अगर देखें आपका कोई भी प्रोसेस, चाहे अकाउंटेबिलिटी का हो, चाहे करप्शन का हो, चाहे कोई केस हो, अगर वो मेरिट और ट्रांसपेरेंट बेस नहीं होगा, उसमें रूल ऑफ लॉ नज़र नहीं आएगा, तो फिर वो अगर सियासत की नज़र करना है तो वो कुछ अरसे के लिए तो आप कर लेंगे, साल, 6 महीने, 2 साल, लेकिन बाद में फिर यही हालत होगी जो अभी आप कह रहे हैं नवाज शरीफ को रिलीफ। लेकिन सर जो मियाँ साहब ने आकर जहांगीर साहब बात की कि जी मैं बदला नहीं लूँगा, सबको माफ़ करता हूँ, कुछ लोगों को वो नाम लेते थे, तो अगर केस गलत थे, अगर गलत थे मैं अर्ज कर रहा हूँ, तो फिर जिन्होंने गलत बनाए वो तो दोबारा गलत बनाएंगे, आप तो उनके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, देखें जो तो केस बनाते हैं ना लोग, वो अबाउ द लॉ हैं, उन कुछ भी नहीं कर सकते। आप अभी कह रहे थे मैं अहमद साहब के नवाज शरीफ आपने पीपल्स पार्टी वालों ने नहीं बनाए, प्लानों ने बनाए। टू बी ऑनेस्ट माय पर्सनल ओपिनियन है कि ना इमरान खान किसी आप क्या जस्टिस स्टार्ट जावेद इकबाल साहब अबव द लॉ हैं या उससे अब देखें वो रेफरेंस डिसमिस हो गया, वो सारा 4 साल जो कुछ करते रहे कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी तो उसके खैर रेफरेंस का फ़ायदा भी कोई नहीं था, वो अपने पोस्ट से रिटायर हो गया। अभी तो लोगों का कोई उसमें फ़ायदा नुकसान नहीं था, लेकिन चले अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस अगर हो जाता तो पता चल जाता कि उसने क्या किया। फिर तो कोई और चेयरमैन बनता है नैब का तो वो भी देखेगा भाई जस्टिस जावेद इकबाल के साथ कुछ नहीं हुआ तो मैं भी जो मर्जी करता रहूँ। देखिए नैब का जो अगर आप हिस्ट्री देखें ना, पीछे नैब देखें, एहतसाब एक्ट देखें, उसके पीछे जो चीज़ें आए हैं, अब 20-25 साल से तो नैब ही चला, 99 में मुशर्रफ ने, तो उसके पहले एहतसाब था, फिर वो एहतसाब और रहमान का एहतसाब देखें, पीछे फिर आप पीछे और चले जाएं, एबडो देखें, प्रोडक्ट, जो ये वाले स्पेशल लॉ बनते हैं कि इनको पोलिटिकली विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल करना है, पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो असली लोग करप्शन करने वाले होते हैं ना, वो भी उसके ऊपर बच जाते हैं। अब ये उन्होंने जिस तरह कहा है पाकिस्तान के अंदर कौन कहता है करप्शन नहीं है, लेकिन उस करप्शन के जो अदारा है उसको आप बजाय स्ट्रेंथन करने के ऑन मेरिट एंड ट्रांसपेरेंसी, आप अगर पोलिटिकली विक्टिमाइजेशन के लिए, विच हंटिंग के लिए, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कह रही है, ये हाई कोर्ट की जजमेंट कह रही है, ये सुप्रीम कोर्ट के बेशतर चीफ जस्टिस और जजेस ने रिमार्क्स दिए हैं। इवन जस्टिस खोसा जो है वो मुस्लिम लीग के खिलाफ जब JIT बनेगी उसके मेंबर से लेकर, उन्होंने भी कहा है कि नैब का जो है कानून काला कानून है, ब्लैक लॉ है, और ये पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। मगर खुद इस्तेमाल भी किया और खुद कहते हैं ये जी बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे, लेकिन जब हुकूमत होती है तो नैब बड़ा अहम हो जाता है। जिसके पास हुकूमत होती है उसके लिए नैब ज़रूरी होता है, और जो फिर अपोजिशन में जाता है उसको ख्याल आता है कि वो नैब तो बड़ा गलत है। अब ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात हो रही है आमिर ज़िया साहब, इसमें सबको शामिल करने की बात हो रही है। अभी बड़ा चर्चा हुआ, अली मोहम्मद खान साहब और असद कैसर साहब मिलकर आए फजलुर रहमान साहब से, तो ये आपको क्या लग रहा है ये ग्रैंड डायलॉग का मकसद क्या होगा? और एक बात हो रही है, नून लीग तो कहती थी माइनस तहरीक इंसाफ के चेयरमैन सबसे बात हो सकती है, उनको तो चेयरमैनशिप से हटाने की बात हो रही है, तो क्या ऐसा कोई ग्रैंड डायलॉग किसी काम आएगा? हमने चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी भी देखा, बहुत कुछ होते देखा, आपकी इस बारे में क्या राय है? जो मुलाकातें हो रही हैं, कोशिशें हो रही हैं,
अली दुरानी साहब भी अपनी जगह लगे हुए हैं। तो अब खबरें आ रही हैं कि कोई ग्रैंड नेशनल डायलॉग, सारी जमातें उसमें इकट्ठी होंगी। अभी हमने पीडीएम में भी देखा सारी जमातें इकट्ठी थी सिवाय एक जमात के, तो हमने तो कुछ नहीं उसमें देखा सियासी तौर पर कोई इस्तेहकाम आ सका हो, कोई डायरेक्शन क्लियर हो सकी हो, कोई आइन पार्लिमानी निज़ाम तो हो सका हो, कोई बेहतरी आ सकी हो गया, सब एक चीज़ पर एग्री कर सके हों। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अब और ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ पीपल्स पार्टी के बयान तेज़ हो गए। ये आपने बड़े बुनियादी किस्म के सवालात उठाए, और मैं भी देख रहा था अब से क्या कल परसों से हम देख रहे हैं कि बाद सोशल मीडिया पे बड़ा फुल्का उड़ाया जा रहा है कि जी पीटीआई की और JUIF के जो रहनुमाओं की मुलाकात हुई है उस पर बाज़ लोग तनकीद कर रहे हैं। कोई इसको कहता है कि जी मौलाना साहब यू टर्न लिया, कोई कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यू टर्न लिया। लेकिन वो एक अंग्रेज़ी मुफक्किर ने कहा था ना, अंग्रेज़ मुफक्किर ने, कि जी देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स इन पॉलिटिक्स, नाइदर देयर आर परपेचुअल एनिमीज़, यानी कि ना मुस्तकिल आपके दोस्त होते हैं ना दायमी दुश्मन होते हैं। और ये चीज़ जो है सिर्फ पीटीआई और JUIF की हमने सूरत में नहीं देखी। आप देखें कि एक ज़माने में इसी तरह की तनकीद और इससे बड़ा खौफनाक किस्म के बयानात और इल्ज़ामात जो थे वो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे पे लगाते रहे हैं। लेकिन जब जब मौका मिला इनको, इन्होंने जैसे PDM की हुकूमत में साथ शामिल भी थे। तो ये अगर चीज़ अगर हो रही है कि सियासत में सफ़ें बदल रही हैं और उसके कुछ कुछ इशारे भी मिल रहे हैं, या अगर सफ़े नहीं भी बदल रही लेकिन कम से कम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जनाब क्या और पॉसिबिलिटी कोई है, तो ये हमारे एक नेचुरल सियासत का प्रोसेस है। इस पर ना गुस्सा करना चाहिए, ना इस पर तनकीद करनी चाहिए, ना नाराज़ होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ें होती हैं और बड़ा ज़रूरी है ये। दूसरी बात है कि ग्रैंड डायलॉग, अब बात ये होती है ग्रैंड डायलॉग किस मकसद के लिए किया जा रहा है। अगर ग्रैंड डायलॉग का मकसद ये है कि अफराद को फ़ायदा पहुँचाना है, चंद अफराद को, अवाम को नहीं, चंद अफराद को फ़ायदा पहुँचाना है, तो फिर तो मतलब है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और उसके नतीजे में फिर एक मौका परस्ताना किस्म का कोई स्टेटमेंट या कोई इत्तेहाद बनेगा और वो मुल्क के मसाइल को हल नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो ग्रैंड डायलॉग इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान को ये हमारी ज़िंदगी और मौत के इशूज़ का हमें सामना है, हमें मईशत को कैसे ठीक करना है, गवर्नेंस को कैसे बेहतर करना है, बदनवानी के ख़िलाफ़ कैसे जिहाद करना है, ठीक है ना, पाकिस्तान को एक मजबूत रियासत, एक पायदा, एक कहते हैं मुस्तहकम रियासत कैसे बनाना है। और इन चीज़ों पर अगर हम बात करते हैं और उसमें यह करते हैं कि जी 73 का आइन जो है वो सब लोग उसका कहते हैं कि जी बड़ा बेहतरीन चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में क्यों इस सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहा? क्या वजह है कि 73 का जब आइन बना तो उसके बाद जो उसके बानी थे उन्होंने ही उसके अंदर इतनी सारी अमेंडमेंट्स कर दी थी, मेरी मुराद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से है। फिर जनाब उसके बाद इतनी अमेंडमेंट्स हुई कि उसका हुलिया बदल गया और वो जो फिर जरदारी साहब ने 18वीं तरमीम के तहत की 200 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स थी। तो क्या हमें मज़ीद मतलब है कि आईने 9 को यहाँ चाहिए, हमें क्या चीज़ चाहिए कि हम पाकिस्तान को इस भंवर से निकाल सकें? हम वो जो हमारा मर्द हो गया ना कि हम आईने 9 से डरते हैं और नक्शे कोहन पे अड़े हुए हैं, तो हमें उसको बदलने का वक्त है। अगर इस विजन के साथ होता है तो मुल्क को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर मकसद ये होगा कि मतलब फ़ायदा किसी एक ख़ानदान को होना है या किसी फ़र्द को होना है उसामा साहब, तो फिर उसका फ़ायदा जो है मुल्क को नहीं हो रहा। फिर मेरे ख्याल में बेकार की एक्साइज होगी। तो अभी मैं पेशगोई ये कर नहीं सकता क्योंकि अभी वो सामने चीज़ें नहीं आई हैं। लेकिन खुदा करे कि कोई इस तरह का हो कि जिसका एजेंडा पाकिस्तान और उसके अवाम हो, ना कि अफराद, सियासी जमातें। जो हमारी सियासत कबीलों में बटी हुई ना, सियासी कबीले हैं हमारे, सियासी जमातें नहीं है, सियासी कबीले हैं, ठीक है ना। और इनकी दुश्मनियाँ भी बिल्कुल कबायली नौयत की हैं। जो हमारी कबायली निज़ाम और फ्यूडल निज़ाम है उसका अक्स आपको हमारी सियासी जमातों में भी नज़र आते हैं, वो लहजे में नज़र आते हैं जिस तरह ये लड़ते भिड़ते हैं एक दूसरे से। तो ये लोग अब क्या वाकई 21वीं सदी में, दुनिया 21वीं सदी में आ गई, क्या हमारे सियासतदान 21वीं सदी में आने को तैयार हैं? क्या ये वाकई जमहूरियत पसंद हैं? क्या वाकई अवाम दोस्त हैं? तो ये बड़े बुनियादी सवाल आते हैं और मैं तो इतना मतलब देखते हैं क्या करते हैं। जहांगीर साहब, वो होनी चाहिए। ये जो ग्रैंड डायलॉग है, अगर हम आइन की बात करें तो उसमें बड़ा वाज़ेह है, पार्लियामेंट से बेहतर कोई जगह नहीं है। पार्लियामेंट फोरम है जहाँ कोई भी डायलॉग होना है, ग्रैंड डायलॉग होना है, बात होनी है। वो फोरम इस्तेमाल नहीं करते उस तरह से। वहाँ पर बड़ी लड़ाई, एक वक्त में तहरीक इंसाफ इस्तीफे देती है, उसके बाद वापस आना चाहती है तो उसको फिर वापस नहीं आने दिया जाता। और हम एक वक्त में देखते हैं कि वही जमातें जो एक साथ हुकूमत में होती हैं फिर वो दूसरी तरफ चली जाती हैं और वहाँ पर जाकर वो हुकूमत बना लेती हैं। अब शायद आगे भी ये होगा। तो फिर ये ग्रैंड डायलॉग किस तरह, जब ताकत के महवर जिस तरफ देखते हैं कि आज नज़र आ रहा है कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ते साफ हो रहे हैं, तो सारे उस तरफ चलो, IPP हो, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, दीगर लोग, तो सब उस तरफ चल पड़े। तो ये क्या, चाहे हम निगरान सेटअप को देखते हैं कि कोई कह रहा है कि आज भी ये बहस हो रही है कि जी खैबर पख्तूनख्वा में माशी इमरजेंसी लगाकर और इलेक्शन मजीद डिले कर दिए जाए। और कुछ जमातें शायद उस पर एतराज़ करें, कुछ जमातें मान लेंगी कि जनाब पहले भी तो डिले हुए हैं, कोई बात नहीं, कुछ और अरसे तक ये हो सकता है।
तो हमारे तो बड़े बुनियादी जो चीज़ें हैं उस पर इत्तेफाक नहीं हो पाता कि जी केयर टेकर सेटअप कितने अरसा रहेगा, कितना अरसा उसने चलना है, इलेक्शन कमीशन का किरदार 90 दिन का है या नहीं है, उसके पास किसके पास इख्तियार है, सदर के पास कितना इख्तियार है। जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो भी इतनी बहस तलब हो गई कि आइन में लिखा हुआ, अब ज़ाहिर है कानूनी माहिर तो आप हैं सर, मैंने जितना आइन थोड़ा सा पढ़ा उसमें तो बड़ा वाज़ेह था कि जी सदर तारीख देंगे, लेकिन उनकी तारीख इलेक्शन कमीशन कहता है जी वो एक्ट आ गया है, लिहाजा हमारे पास पावर आ गई। तो हमें तो ये भी पता लगा नहीं जी आइन के हवाले से नीचे से कोई कानून साजी हो जाए तो आइन भी गया। तो ये बड़ी बुनियादी चीज़ें जो हमें लगती थी बड़ी साफ सीधी सी हैं कि जनाब 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन कमीशन का ये काम है, केयर टेकर सेटअप का ये काम है, हमें तो आज तक उसकी समझ नहीं आ रही। ये देखें, अब जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, अगर उस पर मनो अमल नहीं किया जाएगा ना तो प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होंगे। उसके अंदर साफ हर चीज़ लिखी हुई है, जो जिस पे इंटरप्रिटेशन की अगर ज़रूरत नहीं है तो उस पर तो अमल दरामद करें ना। हमारे यहाँ ये है कि कानून बना दिया जाता है, आइन बना हुआ है, लेकिन जब उस पर इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो जिस बंदे को जितना अपने फेवर में चाहिए होगा वो कहता है इस तरह इसको इम्प्लीमेंट कर दो, और हर बंदा उसको अपने इंटरप्रिटेशन करता है। जिस तरह अभी आपने कहा जी सदर, ये तो हम तो शुरू दिन से ही हमने स्टैंड ये लिया था कि सदर ही जो तारीख देने का अख्तियार है उसी के पास है, और जो एक्ट में तरमीम हुई है उस पर भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन वर्डिंग लिखी हुई है सेक्शन के पहले, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये क्वेश्चन उठाया कि सदर ने अभी तक तारीख क्यों नहीं दी थी। तो ये देखें ना, अगर सदर साहब किसी मसलत का शिकार हैं या वो पिच के दोनों तरफ खेल रहे हैं तो हम और आप, मैं और आप तो कुछ नहीं कर सकते, या आमिर साहब, या हम उसमें क्या कर सकते हैं। हम तो ये जिस वो कुछ कर रहे हैं, आपने बुलाया हमें, हम इस पे तबसरा कर सकते हैं, और हम हमारा ये है कि हम अपनी एक फेयर ओपिनियन दें आपको कि जो उसके अंदर बायस ना हो, जो हकीकत पे मबनी हो। तो इसमें तो देखें ना, प्रेसिडेंट अगर तारीख नहीं देते, या इलेक्शन कमीशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ इलेक्शन कराना है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट बारहा जजमेंट के अंदर कह चुकी है जी। पिछली जजमेंट भी अगर माशी इमरजेंसी निकाल दी जाती है किसी एक सूबे में तो फिर इलेक्शन कमीशन मेरे ख्याल में अभी वो रेडी है इलेक्शन के लिए। अभी मैंने कुछ सुना था किसी मीडिया चैनल पे कि हो सकता है 28 जनवरी की तारीख जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो अभी 2 नवंबर को केस फिक्स किया है उन्होंने इलेक्शन वाला, इलेक्शन कमीशन को नोटिस है, हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली के इलेक्शन जो है कमीशन को वहाँ पे जनवरी की लास्ट वीक मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन सर धड़का इसलिए लगता है कि हमने बड़ी दफ़ा ये देखा है, पहले यही इलेक्शन कमीशन था कहता था रकम नहीं है, रकम आगे कहते अमनो-मान नहीं है, उसके बाद अमनो-मान हमने बहुत बेहतर होते देखा, इन्होंने खुद तारीख दी वो भी गुजर गई, तो इसलिए किसी का कुछ पता ही नहीं लगता, यहाँ पर एतबार नहीं रहता। आइन पर जब नहीं हो रहा तो फिर सर किसकी बात करेंगे। आमिर ज़िया साहब, ये जो मुलाकात हुई अली मोहम्मद खान साहब की और असद कैसर साहब की, इस पर बहुत ज़्यादा बहस होने, आप ये देखिए कि जी ये चले गए हैं, आप मौलाना के दर पर चले गए, उनकी ज़रूरत पड़ गई, तो आपको क्या लगता है कि असल में कहानी क्या है, हो क्या रहा है? ये लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए है, क्या मौलाना साहब ऐसा कुछ दिलवा सकते हैं, क्योंकि नून लीग तो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। देखिए, एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि ताने देने वाले जो हैं वो खुद अपने किरदार पे नज़र क्यों नहीं दौड़ाते। क्या हमने माजी में बारहा नहीं देखा कि नून लीग की जिससे लड़ाई थी उन्होंने फिर अपने मुखालिफ से दोस्ती कर ली, या उनके मुखालफिन ने नून लीग से कर ली। तो यहाँ पे हर जमात ने दूसरे को बहुत बुरी तरह से तनकीद का निशाना बनाया और फिर जाके उसके गले भी मिले, उससे फ़ायदा भी उठाया और फिर नाराज़ भी हो गए, जो कि अभी हम पीपल्स पार्टी और नून लीग की सूरत में देख रहे हैं। तो पाकिस्तानी सियासत का जो एक रिवायत है, या पाकिस्तानी सियासत क्या दुनिया की हर जगह पे जो सियासत होती है उसमें कोई हैरत अंगेज़ बात नहीं हुई, अनोखी बात नहीं हुई है, ठीक है ना। अच्छा, इसके ज़रिए, इस मुलाकात के ज़रिए, ज़ाहिर है कि इस मुलाकात में तमाम ना मामलात, ये तो एक तरह का मैं समझता हूँ आइस ब्रेकर ही था, क्योंकि यहाँ कहा तो जा रहा है कि पुरसे के लिए गए थे ना वो लोग, और कोई सियासी मुलाकात या सियासी एजेंडा नहीं था। लेकिन सियासी लोग अगर मिलते हैं, सियासी लोग मिलते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप मतलब अपने मुखालिफ से भी मिलते हैं, मतलब आप दुश्मन मुल्क के लोगों से भी तो मिलकर बात करते हैं ना, आप भारत से भी तो बात करते हैं ना, तो सियासतदान एक दूसरे से क्यों नहीं बात कर सकते? और वो बात ये क्यों नहीं कर सकते कि हम सियासत को, अब अगर लग रहा है तमाम लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है कि हमारी सियासत की गोट बुरी तरह फंस गई है और अब हमें इस तलखियों से निकलना है, इस पोलराइजेशन को ख़त्म करना है और पाकिस्तान को एक इस्तेकाम की तरफ लेके जाना है। ये तो मैं अपनी तरफ से बात करूँ, मुझे नहीं पता कि एजेंडा क्या, उसमें बातचीत में कोई हर्ज नहीं, अगर मुखालिफिन में भी हो रही है तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब, सर आपने हमें वक्त दिया। आमिर ज़िया साहब मेरे साथ हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे मकबूजा कश्मीर में जो जारी मसाले हैं उनकी, और उसके बाद पाकिस्तान की माशी सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही है। ब्रेक के बाद बात होती है। अब पता चला, मकबूजा कश्मीर पर भारतीय फ़ौजियों के नाजायज़ कब्ज़े को 76 साल हो गए हैं और जद्दोजहद आज़ादी अब भी जारी है।
और भारत पूरी कोशिश के बावजूद भी कश्मीरियों की इस आज़ादी की जद्दोजहद को, इस जज्बे को दबा नहीं सका है। लेकिन जुल्म और जबर बढ़ता हमने देखा है। अब जिस तरह से देखा गया कि पहले खुसूसी हैसियत दी गई थी मकबूजा कश्मीर को कि वहाँ पर कोई बाहर से आकर प्रॉपर्टी इस तरह नहीं ख़रीद सकता और जो सरकारी मुलाजमतें हैं उनमें उस तरह से नहीं वो हिस्सा ले सकता, लेकिन उसको भी ख़त्म कर दिया गया। एक खुसूसी हैसियत थी वो भी उनसे छीन ली गई। तो पूरी तरह से कब्ज़े को कानूनी या आइनी तौर पर जिन्होंने छुपा कर रखा हुआ था वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। आमिर ज़िया साहब, अब ये 76 साल से जिस तरह से हम देख रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद मौजूद हैं, कभी OIC की तरफ से बात की जाती है, पाकिस्तान तो हमेशा से भरपूर तरीके से जितनी कोशिश हो सकती है, अगर हम सिफारती सतह पर देखें पाकिस्तान ने जो एक एजेंडा 76 साल से रखा हुआ है और हर जगह कोशिश होती है इस बात को किया जाए, वो पाकिस्तान करता है। लेकिन आलमी सतह पर आप देखिए तो वो रिएक्शन नहीं नज़र आता कि जो होना चाहिए। खुद अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी करारदादों के मुताबिक जब कह दिया गया, और भारत ही गया था ये करारदाद लेकर कि जनाब कश्मीरी जिस तरह से खड़े हो गए आज़ादी के लिए, तो वहाँ जाकर उस वक्त नेहरू ने ही कहा कि जी बिल्कुल इनको हक़ खुद इरादियत दिया जाएगा, जहाँ जाने का ये फ़ैसला करें, ये पाकिस्तान के साथ इलाक़ चाहें, भारत में रहना चाहें, अब आज़ाद रहना चाहें, जो होगा कश्मीरी खुद फ़ैसला करेंगे। मगर आज तक उनको हक़ नहीं दिया गया। ये आपने बड़ा एक पर्टिनेंट किस्म का, मेरे ख्याल में ये वो कहते हैं ना कि मौजू है कि जो हर पाकिस्तानी के दिल में है। लेकिन बदकिस्मती है कि आजकल हम अपने अंदरूनी मामलात में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि कश्मीर पे जितनी हमारी तवज्जो होनी चाहिए मीडिया की सूरत में, हुकूमत के तौर के ऊपर, सियासी जमातों के, हमारे थिंक टैंक्स की, वो नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह ये कि हम लोग जो है अपने मामलात में बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं। तो पहली बात तो कि शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू के ऊपर बिल्कुल बात होनी चाहिए और हर रोज़ बात होनी चाहिए। ये जो आपने फरमाया कि भारत की जो वहाँ पे कहते हैं ना जुल्म है, मज़ालिम है, उसकी नाइंसाफ़ियाँ हैं, तो वो तो मतलब है कि उसको तो हम लोग मेरे ख्याल में जितना भी हाईलाइट करें, जितना भी बताएं वो कम है। और ग़ालिबन हम वो जो जिस दुख से और जिस दर्द से कश्मीर के अवाम गुजर रहे हैं उसको तो हम अल्फाज में बयान भी नहीं कर सकते, टीवी के स्क्रीन पे दिखा भी नहीं सकते। वो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल है। और जैसे कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि एक ज़माने में एक कहते हैं ना कि 5 अगस्त 2019 से पहले कम अज़ कम एक तासुर था, एक अलामती तौर के ऊपर कश्मीरियों को एक थोड़ा सा कुछ तहफ़्फ़ुज़ फराहम था भारत के आइन के तहत। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद तो उन्होंने उसको, उसकी हैसियत को, खुसूसी हैसियत को, सो कॉल्ड, जिसको पाकिस्तान ने कभी तस्लीम नहीं किया, उसको भी ख़त्म करके अपनी यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बना लिया। और फिर यानी कि ये वाली बात है कि जी वहाँ पर जो गैर कश्मीरी हैं वो वहाँ पर आकर जो है ज़मीन भी ख़रीद सकेंगे, उनका वोट भी वहाँ पे गिना जाएगा, वहाँ पर आबादकारी भी होगी। तो उसका मकसद सिर्फ ये कि वहाँ की डेमोग्राफिक्स यानी कि कश्मीरियों को उनकी अपनी धरती पर जो है अक़लियत में तब्दील कर दिया जाए। ये उसी किस्म की मतलब है कि टैक्टिक्स है, मतलब है कि जो हमने देखा कि इजराइल ने फ़लस्तीन में रवा रखी कि वहाँ के लोगों को डिस्प्लेस किया, डिसफ्रेंचाइज किया, उनको माशी तौर पर उनका कत्ल किया। तो उसी मतलब है कि इन्होंने वही कहते हैं कि लीव जो है बोरो किया है इजराइल की टैक्टिक से भारत ने। और आपको पता है कि भारत और इजराइल का इस वक्त कितना शाना बशाना और कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। हत्ता कि भारतीय जो नेवल ऑफिसर्स हैं वो कतर में इस बात पे पकड़े गए कि उन्होंने जो हसास मालूमात थी भारतीय नेवल ऑफिसर्स ने वो इजराइल को ट्रांसफ़र की। जी जी, है ना, ये अभी का केस है ये। बिल्कुल। तो भारत के जो अज़ाइम हैं और भारत की जो पॉलिसी है ना, वो अंदरूने मुल्क जो है वो मुस्लिम दुश्मन है, मुस्लिम कुश है। मोदी सरकार की जो पॉलिसी है और जिसकी एक्सटर्नल पॉलिसी की बुनियाद है वो पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर होती है। अब ये तो एक मंजरनामा है। अब एक सवाल मेरे ख्याल में हम सबको ये करना चाहिए कि पाकिस्तान ने यकीनन बहुत कुछ किया जैसे कि आपने फरमाया, और जैसे मैं बिल्कुल समझता हूँ कि हमारी पाकिस्तानी अवाम के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। हमारी मुख्तलिफ वक्तों में हमारी चाहे फ़ौजी क़यादत हो, चाहे वो हमारी सिविलियन क़यादत हो, उन्होंने भी अक्सरियत जो सिविलियन क़यादत है उसने भी मतलब है कश्मीर कॉज के साथ बड़ी वफा की है। लेकिन अभी मैं चंद बरस से देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ कुछ आम चेयर, वो कहते हैं ना कि जो आराम कुर्सी के बनस्पति किस्म के दानिश्वर हैं, उनका कहना ये है और वो उसमें बाद हमारे कलामी की माजरत अतीक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर। सरदार अतीक साहब, 76 साल से ये कब्ज़ा हम देख रहे हैं, लेकिन ना तो फ़लस्तीन में हमने देखा है कि इसराइल अगर वहाँ पर कब्ज़ा जमाना चाहता है उसको फ़लस्तीनियों ने भी तस्लीम नहीं किया, यहाँ कश्मीरियों ने भी तस्लीम नहीं किया। तो ये जिद्दोजहद को दबा नहीं सके इस ज़ोर और जबर के साथ भी। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो तहरीकें हैं ये वक्त लेती हैं, ज़रूर वक्त लेती हैं, दुनिया की तमाम तहरीकें वक्त लेती हैं, लेकिन
दोनों तहरीकों में एक मुमासलत है, एक कदर मुश्तरक है कि उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा, उनके माल पर कब्ज़ा, उनकी जान पर कब्ज़ा, उनकी प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा, और दोनों के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं। पैलेस्टाइन का 2 स्टेट सोल्यूशन मौजूद है और जम्मू और कश्मीर का इस्तिसाब राय मौजूद है, लेकिन दोनों तरफ जो है वो मुसलसल खराबी की बात हो रही है। ये जो साउथ एशिया में कश्मीर का है और मिडिल ईस्ट में पैलेस्टाइन का है, ये बात दुनिया को समझना चाहिए कि यहाँ जबर तशद्दुद से ये बात रुकने वाली नहीं है और इन दो मामलात को सेटल किए बगैर इस इलाके में अमन कायम नहीं हो सकता। और अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर दुनिया में जो पीस के अलमबरदार हैं उनको चाहिए कि ये बात गौर करें कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा अपने मिशन में नाकाम हो जाता है तो फिर कल ब्रिक्स मुतारक हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि ईरान की और सऊदी अरब की सुलह हुई है, अक़वाम मुत्तहिदा की बगैर हो गई। यमन की और सऊदी अरब की सुलह हो गई तो चीन ने करवा दी है, अब उसके बगैर हो गई अक़वाम मुत्तहिदा के। दुनिया में मुतबादल फोरम वजूद में आ जाएंगे। इस अक़वाम मुत्तहिदा का फ़ायदा दुनिया के 200 ममालिक में से 5, 10, 15, 20 ममालिक को पहुँचता है। बाकी 1.5 200 ममालिक इकट्ठे हो जाएंगे और नई कोई अक़वाम मुत्तहिदा वजूद में आ जाएगी। तो ये आलमी अमन, आलमी जो हमारे प्लेयर्स हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जहाँ तक कश्मीर के यौम इस्तिक़लाल का ताल्लुक है, ये बात समझना चाहिए कि हिंदुस्तान ने यहाँ जब कब्जा किया है उस वक्त इस सरजमीन पर पाकिस्तान के परचम लहरा रहे थे। उस वक्त रेलवे बिल्डिंग पर, कम्युनिकेशन की बिल्डिंग पर, पोस्टल सर्विसेज पर पाकिस्तान के परचम लहरा रहे थे, जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के नाफज होने पर 15 अगस्त से 14 अगस्त की रात से नाफज हुए। और श्रीनगर के डाकखाने से जो डाक निकली है 16 अगस्त को, वो पाकिस्तान पोस्टल सर्विस की डाक थी। अभी तक लोगों के पास लिफाफे महफूज हैं कि ना इंडिया की स्टैंप थी, ना ग्रेट ब्रिटेन की स्टैंप थी, ना स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की स्टैंप थी। पाकिस्तान पोस्टल सर्विस की बोर्ड से 16 अगस्त को डाक निकली है श्रीनगर से, जो 26 अक्टूबर तक चलती रही। 27 अक्टूबर को हिंदुस्तान ने एग्रेशन किया। इस एग्रेशन के नतीजे में इस खित्ते में फौजी दौड़, तस्करी दौड़, असला की दौड़ और ताकत के तवाज़ुन के मसाइल पैदा होने शुरू हो गए और उसके नतीजे में फिर इंसानी हुकूक की पामालियाँ हुई और उसके नतीजे में करते करते 5 अगस्त 2019 हो गया जब हिंदुस्तान ने 370 और 35A को एब्रोगेट किया और आबादी के तनासब को, डेमोग्राफिक कम्प्लेक्शन को बिगाड़ने की कोशिश की और 30-40 लाख लोगों को बाहर से लाके फेक डॉक्यूमेंट पर, फेक फर्जी डॉक्यूमेंट पर, जाली डॉक्यूमेंट पर उनको वहाँ आबाद करने का सिलसिला शुरू किया है। हिंदुस्तान का ख्याल यह है कि किसी न किसी वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस्तिसाब राय करवाना पड़ेगा और अगर इस्तिसाब राय करवाना पड़े तो हमारे पास वोटिंग स्ट्रेंथ पूरी हो। इस इवेंचुअलिटी के लिए, इस सिचुएशन से बचने के लिए मैंने तजवीज़ किया था कि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान में आबाद महाजरीन और कश्मीरी तारकीन वतन का डाटा बेस किया जाए ताकि अगर हिंदुस्तान 30-40 लाख फर्जी और जाली हिंदुस्तानी को कश्मीरी डॉक्यूमेंट पे आबाद करे तो हमारे पास 40-50 लाख जेन्युइन कश्मीरी होने चाहिए ताकि इस्तिसाब राय की सूरत में। तो हमें इस पॉलिसी को परस्यू करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान की तमाम तर चीरा दस्तियों के बावजूद मकबूजा कश्मीर की तहरीक मौजूद है और हिंदुस्तान की फौज की मौजूदगी और फौज में दिन ब दिन इजाफा इस बात का सबूत है कि तहरीक ताकतवर और मजबूत है। इतनी कुर्बानियां रायगा नहीं जा सकती और सुबह या शाम जल्द या बदेर अल्लाह ने चाहा तो कश्मीरियों को अपने खुद इरादे मिलेगा। जी कोई सवाल आमिर ज़िया साहब अगर आप करना चाहें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से? आपने मेरे ख्याल में बड़े मुफस्सिल इन्होंने जवाब दिया। सिर्फ एक सवाल जो मेरे जहन में आता है कि पाकिस्तान यकीनन बड़ा कमिटेड है इस इशू के साथ, लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले भी हालिया दिनों के अंदर एक तो हमारी उतनी तवज्जो नहीं है जितनी होनी चाहिए बतौर रियासत भी और बतौर मीडिया भी और सियासी जमातों का भी। तो ये इस पर कुछ ज़्यादा ख्याल फरमाइएगा। और फिर ये यहाँ पे एक तस्वुर दिया गया है बाज़ लोगों की तरफ से, हमारे जो आम शेर किस्म के जो वो दानिश्वर हैं कि जी भारत से जब तक दोस्ती नहीं होगी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, ठीक है ना। और हालात को बिगाड़ने में अगर कोई किसी का किरदार है तो वो पाकिस्तान का किरदार है, मतलब भारत के साथ। तो वो ये भूल जाते हैं कि उसका तारीख़ी तनाजुर क्या है। तो इस पर कुछ ज़्यादा ख्याल फरमाइए कि क्या वाकई कि पाकिस्तान को वो जो अपना एक फर्म स्टांस है उसको बरकरार रखना चाहिए या ये जो ख्याल है कि जी भारत से दोस्ती करें पहले उसके बाद पॉलिटिकल मसले भी हल हो जाएंगे, क्या आपकी सोच है इस पर? आमिर ज़िया साहब मोहतरम गुजारिश ये है कि हिंदुस्तान के साथ जितने भी ताल्लुकात किए
60s में किए, जी 70s में किए, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। 74 में शिमला माहिदे के जरिए किए, दो तरफा ताल्लुकात की बुनियाद पर किए। किसी एक बात पर अगर आप देखें, इंडस वाटर ट्रीटी को देख लें, हिंदुस्तान के साथ होने वाले किसी भी माहिदे को देख लें, तो हिंदुस्तान ने उसकी पासदारी नहीं की। सबसे पहली बात यह है कि कश्मीर का मसला ही देख लें कि मुज़ाकरात की मेज पर बैठ के ब्रिटिशर्स बैठे, थर्ड पार्टी फैसिलिटेशन हुई, उसके नतीजे में नेगोशिएशन हुई, प्रिंसिपल तय हुए, उसके नतीजे में हिंदुस्तान वजूद में आया, पाकिस्तान वजूद में आया, और उसी उसूल को हिंदुस्तान ने 4 दिन बाद जो है वो इनकार करके कश्मीर में 2 महीने के बाद फौजें उतार दी। तो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात के हम बिल्कुल खिलाफ नहीं है, लेकिन ये बात समझना चाहिए कि हिंदुस्तान अपनी इकॉनमी के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग करता है, खसारे की सरमायाकारी करता है। वो 100 रुपए की चीज लाके पाकिस्तान की मार्केट में 80 रुपए की बेचना चाहता है, 20 रुपए जेब से देना चाहता है, ताकि ये जो पाकिस्तान में बिकने वाली 80 रुपए वाली चीज है, 100 रुपए वाली, उसकी फैक्ट्री कारखाना बंद हो जाए। हमने ट्रेड करके देखा है, 2 तरफा ट्रेड करके देखा है। पाकिस्तान के अंदर से दुनिया का टॉप क्लास सीमेंट है, कटलरी है, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, फार्मास्यूटिकल चीजें हैं, हमारे पास कॉटन गुड्स हैं। इस सारी चीज को अगर आप देखें तो कहीं हिंदुस्तान की तरफ से डिमांड नहीं होती। हिंदुस्तान पाकिस्तान को तजारती ताल्लुकात के नतीजे में पाकिस्तान के फाजल माल की मंडी बनाना चाहता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कश्मीर पर एक जामे कौमी कश्मीर पॉलिसी तश्कील दें और सारी दुनिया पर वाज़ेह कर दें कि हमारी ये रेड लाइन्स हैं, हमने इनको क्रॉस नहीं करना है, चाहे तिजारत होती है या नहीं होती। हिंदुस्तान के साथ तिजारत कभी हमारे 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 नफे में नहीं हो सकती। सरदार साहब, क्या वजह है पाकिस्तान साहब बहुत आपने मेरे ख्याल में अहम उसामा, मुझे एक मिनट, मैं ये अर्ज़ करती कि अतीक साहब ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया और बड़ा मेरे ख्याल में एक मुफस्सिल जवाब दिया। लेकिन हमारे यहाँ, और यकीनन ये बिल्कुल दुरुस्त है कि भारत जो नॉन टैरिफ बैरियर लगाता है उसका मकसद ही ये होता है कि जनाब पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुँचाया जा सके, हमारे मतलब है कि एक्सपोर्ट्स ना बढ़ें भारत के अंदर। तो ये, लेकिन हमारे यहाँ जो बात मैं देखता हूँ कि मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका बहुत अतीक साहब जोर बनता जा रहा है कि जी मतलब है कि मतलब आइए गुफ्तगू करें। आपको पता है कि गुफ्तगू के नतीजे में हमेशा भारत ने टाइम गेन किया, और अब अगर हम 5 अगस्त 2019 के वाक़यात के बाद दोबारा बैठते हैं उनके पास, तो उसका मतलब है उन्होंने अपनी रेड लाइन को ज़्यादा स्ट्रेच कर लिया। अब पाकिस्तान जो है कुछ लूज़ करके बैठ रहा होगा। इन हालात में जो मुतालबा रहा है हुकूमत पाकिस्तान का या रियासत पाकिस्तान का कि उस वक्त तक गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए जब तक वो 5 अगस्त 2019 से पहले की पोजीशन पे नहीं जाता, इसको बरकरार रहना चाहिए आपके ख्याल में? क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत सारे पाकिस्तानियों की यही राय है, यही उनका एक ख्वाहिश है। जी देखिए, गुजारिश ये है अमर जयाद साहब मोहतरम, गुजारिश ये है कि हमें ये बात डिक्लेयर कर देनी चाहिए कि हम 5 अगस्त 2019 के पहले वाले कश्मीर पर बातचीत करेंगे, उसके बाद वाले कश्मीर पर बातचीत नहीं करेंगे। जिस दिन आप ब्लैक एंड व्हाइट में देखिए, इस वक्त दुनिया में आपको सपोर्ट मिल रही है अगर आप गौर करें। अभी चाइनीज एम्बेसडर ने BBC पर कहा है, उसने कहा है कि उसने पूछा कि आप पाकिस्तान के साथ क्यों दुम पकड़ के चलते रहते हैं, तो चाइनीज एम्बेसडर का बयान तो जवाब था, उसने कहा कि पाकिस्तान हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इसराइल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी दूसरी स्टेटमेंट में चाइनीज ने ऑफिशियली कहा है, उन्होंने कहा है कि 1 रोड 1 बेल्ट हमारा सारी दुनिया के लिए है, लेकिन CPEC हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। अब दुनिया की ये जो मॉरल सपोर्ट है, रूस की तरफ से सपोर्ट मौजूद है, तुर्की की तरफ से मौजूद है, इस रीजन के अंदर बेपनाह सपोर्ट मौजूद है। हिंदुस्तान के अंदर आप देखते हैं कि कनाडा के अंदर हिंदुस्तान किस तरह एक्सपोज हुआ, और कतर के अंदर हिंदुस्तान के नेवी के अफसरों को किस तरह फांसी पे चढ़ाया गया। तो अब कुलभूषण यादव के बाद सारी दुनिया में हिंदुस्तान का असल चेहरा जो है वो बेनकाब हो रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ बदकिस्मती है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत उम्दा लोग हैं, बहुत आला लोग हैं, सियासत में भी, बिजनेस में भी, डिप्लोमेसी में भी, प्रेस में भी। लेकिन एक वक्त था कि पाकिस्तान की सियासत में अमेरिका की तरफ देखा जाता था कि अमेरिका राजी है कि नाराज है। इंतहाई बदकिस्मती है हमारी कि अब हम देखते हैं कि हिंदुस्तान राजी है कि नाराज है हमसे, और हमें जन्नत का सर्टिफिकेट वहां से मिलना है कि नहीं मिलना। इसलिए ये हमारे जो पेनिट्रेशन हो गई है, इसको रोकने की जरूरत है। और जो दुरुस्त नुक्ता नजर है, देखिए हमने ट्रेड करके, जिसका मैंने जिक्र किया, ट्रेड करके देखा है कि हिंदुस्तान अगर हमारे साथ खुशदिली से ट्रेड करना चाहे तो सारे पाकिस्तान की टोटल प्रोडक्ट उठाकर हिंदुस्तान के कोने को नहीं भर सकती। हम 20 करोड़ हैं, वो 1 अरब 20 करोड़ है, 120 करोड़ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारी कोई अच्छी चीज वो खरीदने के लिए तैयार नहीं है, अपनी कोई अच्छी चीज भेजने के लिए तैयार नहीं है, और ये तो इसका तवाज़ुन भी वो बिगाड़ना चाहते हैं और डेफिसिट फाइनेंसिंग करना चाहते हैं। इसलिए कश्मीर पर हमें बिल्कुल ये बात मालूम होनी चाहिए कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को
इस्तेस्नात राय को, हक खुद राजिब को अपनी बिल्कुल रेड लाइन करार दे दें कि उसको क्रॉस नहीं किया जा सकता, तो मेरा यकीन है कि दुनिया आपकी स्पोर्ट को, जब हम ल्यूकवार्म हो जाते हैं, जब थोड़े से नॉन कॉमिटल हो जाते हैं, जब हम न्यूट्रल हो जाते हैं, जब हम कश्मीर को बाईपास करके तो बात करते हैं, तो उस वक्त दुनिया की जो मॉरल स्पोर्ट है, डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल स्पोर्ट है, वो हमसे छीनना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अपनी पोजीशन को रीइटरेट करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार अतीक अहमद साहब, साबिक वज़ीर आज़म कश्मीर, आपने अपने ज़रा हमें वक्त दिया। कश्मीर पाकिस्तान की शारक, इससे हम बिल्कुल पीछे नहीं हट सकते और इसमें कोई लचक का मुजाहरा नहीं हो सकता। जिस तरह आपने सुना सरदार अतीक साहब भी यही बात कर रहे थे। एक और बात जो की जाती है, इस तनाजुर में भी की जाती है कि पाकिस्तान की मईशत अगर मजबूत हो और पाकिस्तान एक बड़ी ताकतवर मईशत हो माशी तौर पर, तो शायद हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से कश्मीर के मामले को आलमी सतह पर उठा सकते हैं। ये एक रियलिटी कही जाती है और अगर आप आलमी तनाजुर में देखें तो उन्हीं लोगों की बात सुनी जाती है जो ख़ुद ताकतवर होते हैं। अब अगर हम आज की बात कर लें आमिर रियाज साहब, तो अभी तो हमें एक ख्वाब नज़र आता है कि पाकिस्तान, कभी हम 60 की दहाई में देखते थे कि कुछ लगता था कि एक वक्त आएगा और कहीं 90 की दहाई तक कहीं मुकाबला होता था मईशत के लिहाज से कि जनाब कितनी ग्रोथ है भारत की और पाकिस्तान की। आज माजरत के साथ हम बहुत पीछे जा रहे हैं। अब बांग्लादेश भी काफ़ी हमसे आगे निकल गया और ख़ित्ते में अगर हमारा मुवाजना किया जाता है माशारियों में, तो दुख की बात है कि वो या श्रीलंका से या अफगानिस्तान से किया जाने लगा है। अब आज के अदाद-ओ-शुमार की बात करें, जुलाई से सितंबर गर्दिशी कर्ज़ों का हजम बढ़कर 2540 अरब रुपए हो गया। यानी जिन गर्दिशी कर्ज़ों को कम करने के लिए हमने बिजली महंगी की, गैस महंगी की, वो कम नहीं हो रहे, ये बढ़ ही रहे हैं। 2540 अरब रुपया। स्टील मिल बंद है, 30 अरब रुपए सालाना के अखराजात हो रहे हैं बंद स्टील मिल पर। तो सोचिए ज़रा क्या हाल होगा। और सर्दियों में जो महंगी गैस मिलेगी वो तकरीबन 8 घंटे तक ही मिल सकेगी। तो ये इस वक्त आज की खबरें आमिर रियाज साहब। उसामा जी, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। मैं कश्मीर के तनाजुर में बात करूंगा। देखिए, मईशत पे तो हम रोज़ बात करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। आज कश्मीर का दिन है और मईशत को भी कश्मीर के तनाजुर में देखते हैं। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि एक मजबूत, मुस्तहकम, माशी तौर पर ताकतवर जो पाकिस्तान है, वही कश्मीर का मुकदमा न सिर्फ लड़ सकता है बल्कि जीतने की पोजीशन में भी आ सकता है। हमारे यहाँ बाज़ लोगों की, मैं समझता हूँ कि प्रोपेगेंडा भी है, उसमें मीडिया का किरदार भी है, भारत का एक वो कहते हैं कल्चरल ऑफेंसिव भी है, हमारे कुछ लोगों की मौका परस्ती भी है कि जो समझते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता जो है वो भारत से दोस्ती के ज़रिए हो सकता है और इसमें आपको सियासतदान भी मिलेंगे और माहिर माशियात भी मिलेंगे और आपको मीडिया के गुरु भी मिलेंगे। तो जब तक हम इस बात को खुरच के नहीं निकालते अपने जहन से कि पाकिस्तान जो है माइनस इंडिया भी तरक्की कर सकता है और इसने की है। 1965 की जंग से पहले पाकिस्तान और भारत में बड़ी खुल की तिजारत हुआ करती थी, ठीक है। तो ये तो नहीं हुआ कि उससे मसला कश्मीर हल हो गया या जंग रुक गई। जंग हुई क्योंकि एक पोलिटिकल मसला था, ठीक है ना। तो माजी में भी माशी ताल्लुकात रहे और फिर जैसे कि भी अतीक साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि जनाब भारत ने हमेशा जो है नॉन टैरिफ बैरियर लगाकर पाकिस्तान की बरामदात को कुचला और हमें एक मंडी बनाने की कोशिश की। उनकी ज़ाहिर ख्वाहिश है कि हेजेमनी हो उस पूरे खत्ते के अंदर। हमें अब ये फैसला करना है कि क्या वाकई हमें, मतलब है जो हमारे बाज़ लोग कहते हैं आइए जी बेमाना किस्म के यूजलेस हम मुज़ाकरात के लिए तैयार रहते हैं। वो पीटीआई हुकूमत में शाह महमूद कुरैशी भी कहते रहते थे कि आइए बैठ के बात करें, उससे पहले भी लोग करते थे। लेकिन हमने देखा है कि जी मुज़ाकरात पे ये चीज़ें हल नहीं हुई हैं। पाकिस्तान को 5 अगस्त 2019 के बाद अभी मजबूत अपना स्टांस करना चाहिए। लोगों ने बड़ी तनकीद की, मजाक उड़ाया। मैंने कहा कि जब इंडिया एशिया कप में नहीं आया पाकिस्तान से खेलने, एशिया कप को सबैटैच किया उन्होंने, तो पाकिस्तान को चाहिए था, क्योंकि भारत ने तो बाकायदा इस मुल्क में दहशतगर्दी की है, कश्मीरियों पे जुल्म कर रहा है, अक़लियतों के ऊपर मजालिम ढा रहा है, मुसलमानों पे। तो पाकिस्तान को बॉयकॉट करना चाहिए था उनके वर्ल्ड कप का, ठीक है ना। नंबर 1 टीम ना होती तो एक अलग बात थी। पाकिस्तान नंबर 1 टीम थी तो उसका असर पड़ता उन पर, मुतनाज़ा होता, आप कश्मीर का केस हाईलाइट करते, ठीक है ना। और ये काम मेरे ख्याल में करना चाहिए था। हम लोग हमेशा ताने देते हैं कि जी, आप ये भी कह रहे थे कि जी बैरूनी दुनिया जो है वो सोई भी है, उनके माशी मफादात आ जाते हैं मगरबी ममालिक के, इसलिए वो कश्मीर पे बात नहीं करते। हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो $6-7 मिलियन के लिए उसने कहा जी हम तो भारत टीम भेज रहे हैं। तो हालांकि उसको बॉयकॉट करना चाहिए था, भारत भेजने की कोई तुक ही नहीं थी कि जिस तरह से लोगों ने किया हमारे साथ। तो आप जब तक अपने कश्मीर के उस पर खुद खड़े नहीं होंगे तो कोई दूसरा नहीं खड़ा होगा, क्योंकि इशू हमारा है। जब लोग देखेंगे कि हमने, मतलब है वो, मुझे माओ ज़ेडुंग का कॉल बड़ा अच्छा लगता है कि जी फाइंड योर एनिमीज फ्रेंड्स विल कम। तो एक बार आप दुश्मन को गले से जब पकड़ लेते हैं तो दोस्त भी आ जाया करते हैं। लेकिन अगर आप खुद वेवर कर रहे होंगे, और हम ये नहीं कह रहे कि उन पर टूट पड़े, जंग शुरू कर दें और मतलब है लड़ाई हो जाए,
लेकिन आप डिप्लोमेटिक पोस्चर अपना इतना सख्त रख सकते हैं कि दुनिया को एहसास हो कि जी आपका कॉज, उस कॉज पर आप खुद संजीदा हैं, और हमें होना भी चाहिए, क्योंकि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो इंसानियत की तजलील है, और वो हमें इस पर कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए कि जी कश्मीरियों को उनके हक़ खुदे उससे राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन से डिनाई किया गया है। जब तक हम खुद नहीं खड़े होंगे लड़ने के लिए, उसके ऊपर लड़ने से, फिर मैं वजाहत कर दूं, जंग की मैं बात नहीं कर रहा। और अगर मतलब है ज़ाहिर है कि पाकिस्तान कोई मतलब है, हम वो गाज़ा का वो छोटा सा स्ट्रिप नहीं है भारत के सामने के इजराइल आके कुछ भी कर दे उनके साथ, बेचारों के साथ, वो तो निहत्ते हैं। पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर पावर। भारत 50 मरतबा सोचेगा आपके साथ एस्केलेशन से पहले, तो आप उस पंच को इस्तेमाल करते हुए लेकिन कश्मीर का मुकदमा लड़ें, मजबूती से लड़ें, और उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि जी भारत की और वो मोदी की खुशामद की जाए जैसे हमारे बाद रहनुमा करना चाहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमें मईशत को वॉर फुटिंग पे सही करना है। उसके लिए हम सेंट्रल एशिया को देखें, हम मिडल ईस्ट को देखें, हम अपने पैरों पे खड़े हों, अपनी आदतों कहते हैं ना, अपनी ज़िंदगी गुजारने के तरीके बदलें, ताकि मुल्क की मईशत जो अपने पैरों पे खड़ी हो। बड़ा अमीर मुल्क है आपका, यही तो देखें ना कि हमारे बदनवान हुक्मरान तो हमेशा अमीर होते गए, रियासत को वो गरीब करते गए। तो अब ये वक्त आ गया कि रियासत अमीर हो, इस मुल्क के अवाम अमीर हों, इस मुल्क के अवाम पढ़े लिखे हों, उनके पास हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ हों, मजबूत फौज हो आपकी, आपका डिफेंस बजट बढ़ना चाहिए। बिल्कुल उसका कहते हैं ना जीडीपी का साइज, तो आपकी उसके लिए भी पैसे होंगे। जो आपने बात की ना आमिर साहब, ये तो इसराइल के तनाजुर में भी की जाती है जी, ताल्लुकात उनसे बना लें तो शायद हमारी मैशत बेहतर हो जाए, लेकिन जहाँ इंसानी हुकूक की बात आएगी, जहाँ कश्मीर की बात आएगी, वहाँ हमें डट कर खड़े होना है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।